आज हम लोग पढ़ेंगे किलोवाट घंटा या यूनिट क्या होता है। तो किलोवाट घंटा क्या है? तो यह ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। याद रखिएगा, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा होता है। और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यह जो क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि आगे चल के कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी से तैयार कर लीजिएगा कि ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। तो किलोवाट घंटा या यूनिट, इसी को यूनिट भी कहा जाता है। तो इसका परिभाषा क्या है? एक किलोवाट घंटा अथवा एक यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे तक धारा प्रवाहित करने पर व्यय होती है, जबकि परिपथ में वैद्युत शक्ति कितना हो? 1 किलोवाट हो। मतलब 1 किलोवाट घंटा या यूनिट किसे कहेंगे? तो वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होता है जिसमें किसी परिपथ में 1 घंटा तक, मतलब धारा जो बहेगा वह 1 घंटा तक प्रवाहित होता है और उसकी शक्ति कितनी होती है? तो 1 किलोवाट होती हैं। तो ये दोनों मिलता है 1 किलोवाट, और 1 घंटा जब मिलता है तो क्या बन जाता है? 1 किलोवाट घंटा या यूनिट कहते हैं। अब यहां पर यूनिटों की संख्या का सूत्र क्या है? तो यहां लिख सकते हैं यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या का सूत्र क्या होता है? तो यहां सूत्र होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन, या वाट गुणे घंटा गुणे लिख देंगे यहाँ पर दिन, अब बटा होता है 1000। यह जो फार्मूला आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। यूनिट की जो संख्या अगर हमको ज्ञात करना है तो इसी सूत्र के सहायता से हम लोग यूनिटों की संख्या की गणना करते हैं। जैसे बिजली का जो बिल आता है वह यूनिट के हिसाब से आता है, कितना यूनिट आपका खर्च हुआ है उसी के अनुसार आपको पैसा देना होता है। तो वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा क्या होता है? 1000 होता है। यूनिटों की संख्या का सूत्र आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और यहाँ पर विशेष में आप लोग याद रख लीजिएगा, विशेष कि ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो यहाँ लिख लेंगे ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो सबसे बड़ा मात्रक जो है किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है। और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब यहाँ लिख सकते हैं 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 10 के पावर 3 वाट होता है। मतलब 10 के पावर 3 का मतलब 1000। 10 के पावर 3 क्या होता है? वाट होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? तो 10 के पावर 3 वाट होता है। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है? तो 1 मेगावाट कितने के बराबर है? तो 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट के क्या होता है? 10 के पावर 6 वाट के बराबर होता है। समझ में आ रहा होगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिए, जिससे एक नोट्स भी आपका बनता रहे। और एक अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति बहुत बार यह जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक अश्वशक्ति एचपी इसको कहा जाता है। एचपी मतलब हार्स पावर, हार्स पावर है। और एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं।
इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एचपी का मतलब यह मत समझिएगा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं होता है। एचपी का मतलब क्या कहेंगे, हार्स पावर। हार्स माने घोड़ा और अश्व माने भी क्या होता है, घोड़ा होता है। यह संस्कृत भाषा लिखा गया है अश्व। तो इसको लिख लेंगे आपका एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। इसे आप विशेष में इसको याद रख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। सिद्ध करके बताया जाएगा आपको कि 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध है, मतलब 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो अब यहां लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ दो शब्द को ध्यान देंगे। 1 किलो है और 1 घंटा भी है, तो इसको लिख सकते हैं 1 किलो 1 किलो वाट गुणे 1 घंटा। जब एक में जब एक का गुणा करेंगे तो एक में जब एक का गुणा होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यह मान और यह मान आपस में क्या है, बराबर हैं। अब यहाँ किलो, किलो में कितना वाट होता है अभी बताया गया है। 1 किलो में कितना वाट होता है, तो 1000 वाट होता है। 10 के पावर 3 का मतलब 1000। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ये अब घंटा से किस में बदल दिए, सेकंड में बदल दिए। तो समझ में आ गया होगा कि 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 गुणे 60 मतलब 3600 जो है सेकंड होते हैं। अब इसका गुणा करेंगे अभी, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000, पहले नोट कर लेंगे। वाट मतलब किसका मात्रक है, तो वाट जो है सामर्थ्य का मात्रक है। और सामर्थ्य का पहला मात्रक क्या बताया गया था, तो सामर्थ्य का पहला मात्रक बताया गया था जूल प्रति सेकंड होता है। दूसरा मात्रक वाट बताया गया था। तो जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है, तो यह सामर्थ्य का मात्रक होता है, जूल प्रति सेकंड। इसलिए वाट को हटा देंगे और उसके जगह पर लिखेंगे जूल प्रति सेकंड। और यहाँ 60 में जब 60 का गुणा करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड। अब सेकंड से सेकंड को क्या करेंगे, काट देंगे, सेकंड कट गया। अब क्या होगा, 3600 का गुणा जब 1000 में कर लेंगे तो क्या होगा, पहले गुणा करेंगे 36 एकन्नम 36, तो यहाँ 36 पहले हो जाएगा और 3 जीरो और 2 जीरो मिला करके कितना जीरो होगा, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और क्या बचा, जूल बच गया। तो यह क्या है, तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3 करोड़ 60 लाख जो है जूल होते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 के पावर, 10 के पावर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 2 3 4 5 या 6 स्थान पे दशमलव लगा है, तो इसलिए इसके ऊपर का घात हो गया 6 घात हो जाएगा, जूल हो गया। मतलब 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा में लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होते हैं। तो इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह जो मान कंपटीशन में बहुत ही आईएमपी है। तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होते हैं। अब अगला जो हम लोग समझेंगे, 1 वाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो अब यहाँ नोट कर लीजिए, 1 वाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 1 वाट घंटा तथा जूल में संबंध, तथा जूल में संबंध, क्या संबंध होते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ लिखा है कि 1 वाट घंटा है, पहले क्या था, 1 किलोवाट घंटा था। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख लेंगे 1 वाट घंटा।
अब 1 वाट घंटा कितने के बराबर कर सकते हैं? तो 1 वाट घंटा कितने बराबर करेंगे? तो 1 वाट गुणे 1 घंटा लिख सकते हैं। अब यहाँ 1 वाट है तो वाट के जगह पे क्या बताया गया? ऊपर देखिए यहाँ वाट के जगह पे क्या लिखे हैं? जूल प्रति सेकंड। तो अब यहाँ लिखेंगे 1, वाट को हटा देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? जूल प्रति सेकंड। ये किसका मात्रक है? तो सामर्थ्य का मात्रक है, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? तो 60 गुणे 60 क्या होता है? सेकंड होता है। मतलब 3600 जो है सेकंड होता है 1 घंटा में। अब यहाँ पे क्या कट जाएगा? तो सेकंड से सेकंड को क्या करेंगे? काट देंगे। अब सेकंड जब कट गया तो क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा 1 जूल बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 60 में 60 का गुणा करेंगे तो यहाँ बच गया 3600 हो जाएगा गुणा करने पर। अब 3600 का गुणा किस में कर देंगे? तो 3600 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3600 का गुणा जब 1 में होगा तो यह हो जाएगा 3600 जूल हो जाएगा। तो 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 1 वाट घंटा में 3600 जूल होता है। इसको लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 की पावर 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान पे दशमलव लगा है तो 3 घात लिख दीजिए और यह हो गया जूल। मतलब 1 वाट घंटा कितने के बराबर आ गया? तो 1 वाट घंटा जो है कितने के बराबर है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 3 जूल के क्या हो गया? बराबर है। तो समझ में आ गया होगा कि किलोवाट घंटा और वाट घंटा कैसे जूल में बदला गया। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन के बारे में समझेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। किसी वैद्युत मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। इसने 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया। कितने यूनिट वैद्युत ऊर्जा व्यय हुई? तो यहाँ पर यूनिटों की संख्या की गणना करना है। तो सामर्थ्य किससे प्रदर्शित करते हैं? तो P से। और यहाँ लिख लेंगे पहले हल और हल लिखने के बाद लिखेंगे P बराबर 7.5 क्या है? किलोवाट है। अब यहाँ किलोवाट है तो किलो को में किससे गुणा कर देंगे? तो किलो को जब हटाएंगे तो क्या कितने से गुणा होगा? 1000 से गुणा हो जाएगा। तो 1000 से गुणा होगा तो किलो हट जाएगा तो क्या बनेगा? वाट हो जाएगा। अब 7.5 का गुणा जब 1000 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7500 हो जाएगा। 7500 वाट हो गया। अब यहाँ वाट हो गया तो घंटा कितना है? तो यहाँ लिखेंगे घंटा बराबर जो है 8 घंटा है। 8 घंटा हो गया। दिन कितना है? तो दिन जो है 15 है। दिन कितना है? 15 दिन है। अब यूनिटों की संख्या की गणना करना है तो यहाँ लिखेंगे यूनिटों की संख्या। सूत्र क्या होता है? अब यहाँ लिख लेंगे यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या का सूत्र आज क्या बताया गया है? तो सूत्र बताया गया है कि वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा क्या है? 1000 है। यह सूत्र आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा क्या है? 1000 है। अब वाट इसमें क्या है? वाट कितना है? तो यहाँ वाट जो है 7500 वाट है। 7500 घंटा कितना है? 8 घंटा है। दिन कितना है? तो 15 दिन है। बटा कितना हो गया? 1000। अब 1000 है तो यहाँ से 1 2 2 जीरो जो है ख़त्म हो गया। अब 2 जीरो तो कट गया तो सबका गुणा कर लेंगे। 75 का गुणा 8 में और 15 का जब गुणा करेंगे तो यह गुणा करने पर 9000 आ जाएगा। 9000 बटा क्या है? 10 है। 10 से फिर जीरो कट जाएगा। कितना आ गया? 900। 900 जो आ गया यह क्या है? 900 यूनिट आ गया। तो इसमें जो है 900 यूनिट जो है वैद्युत ऊर्जा जो है व्यय हुआ है। तो समझ में आ गया होगा कैसे यूनिटों की संख्या की गणना
किया जाता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, तो पहले जो है कुछ माना लिखा जाएगा, माना के बारे में समझेंगे। तो चालक का प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं, तो चालक का प्रतिरोध R से प्रदर्शित करते हैं। तो चालक का प्रतिरोध R की ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, मतलब जब प्रतिरोध का ताप बढ़ता है तो यहाँ ताप बढ़ाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। यदि T डिग्री सेल्सियस, मतलब T डिग्री सेल्सियस ताप पे प्रतिरोध क्या होगा, RT। जब T है तो यहाँ RT हो जाएगा, तथा 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध क्या होगा, R0 होगा। कितना आसान है, T डिग्री है तो RT लिखेंगे, 0 डिग्री है तो क्या लिखेंगे, R0 है। तो यहाँ पे है तो लिखने के बाद से यहाँ लिखेंगे अज्ञात ताप का सूत्र होगा RT बराबर होता है R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा T होता है। तो यह सूत्र को आपको याद रखना है। RT बराबर क्या होता है, R0 1 प्लस अल्फा T। अब इसमें अल्फा क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे जहाँ अल्फा क्या है, तो जहाँ अल्फा बराबर लिख लेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक है। क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। आपको याद रखना है कि अल्फा का नाम क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। अगला लाइन लिखेंगे अब यहाँ पर RT बराबर होगा, R0 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, R0 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब R0 का गुणा जब अल्फा T में करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे R0 अल्फा T हो जाएगा। मतलब R0 का गुणा एक बार 1 में करेंगे, एक बार अल्फा T में कर लेंगे। अब यहाँ लिख लेंगे या का मतलब यह होता है, इसको टोटल को बराबर दोनों पक्ष आपस में क्या हैं, बराबर हैं। जब दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं तो इसको लिख सकते हैं R0 प्लस R0 अल्फा T बराबर होगा, और यहाँ लिखेंगे RT हो जाएगा। अब R0 ये प्लस है, पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे R0 अल्फा T बराबर हो जाएगा RT माइनस R0 हो जाएगा। अब यहाँ किसको रोक लेंगे, अल्फा को रोक लेंगे, तो किसको नीचे भेज देंगे, तो RT को क्या भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। तो अल्फा बराबर क्या बन गया, RT माइनस R0 बटा हो जाएगा, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, R0 और क्या बनेगा, T हो जाएगा। तो यह किसका सूत्र आ गया, तो यह जो सूत्र आया प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र है। प्रतिरोध ताप गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा बराबर क्या गया, RT माइनस R0 बटा R0 इंटू T। यह अल्फा का जो सूत्र बना, तो यह निगमन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब यहाँ पे जो है प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा क्या होगा, तो अब परिभाषा के बारे में समझेंगे। अब यहाँ लिखेंगे यदि, अब परिभाषा बनाना सिखाएंगे। परिभाषा कैसे बनेगा अब इसके बारे में समझेंगे। तो यदि लिखेंगे R0 बराबर होगा, और यहाँ लिखेंगे 1 ओम, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध कितना लिए हैं, तो 1 ओम लिए हैं। और यहाँ टेम्परेचर जो है T जो है, ताप जो है 1 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ताप 1 डिग्री और प्रतिरोध जो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 1 ओम है। तो अब यहाँ जो ऊपर जो सूत्र देख रहे हैं, इसी सूत्र में इसका मान को क्या करेंगे, रख देंगे। तो अल्फा बराबर सूत्र क्या है, तो अल्फा बराबर सूत्र है RT माइनस R0 बटा है, और नीचे क्या है, R0 और यहाँ T है। अब यहाँ जो मान रखेंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ R0 का मान को रख लेंगे, तो यहाँ जो है क्या है, RT माइनस R0। तो यहाँ पर
जो है R0 का मान नहीं रखेंगे, नीचे जो हर में है यहाँ पे रखा जाएगा 1 गुणे 1। अब यहाँ जो है अल्फ़ा बराबर क्या बन जाएगा, तो यह बनेगा RT माइनस R0 बटा 1 में जब 1 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ कहेंगे क्यों नहीं रखा गया, तो यहाँ पे जो है यह इसका पूरा का नाम है प्रतिरोध में वृद्धि, इसलिए यहाँ पे इसको रखा नहीं जाएगा। और यहाँ पे अगर 1 रख देंगे तो यह जो है प्रतिरोध में वृद्धि परिभाषा में दिक्कत होगा, इसलिए यहाँ पे मान को आप R0 का मान 1 नहीं रखिएगा, नीचे जो है R0 का मान 1 रखेंगे। 1 में 1 का गुणा हुआ तो 1 हो गया। 1 से जब भाग कर देंगे तो यहाँ मान कितना आ जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर बनेगा, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा RT माइनस R0 बटा में क्या था, 1 था, तो 1 से जो है भाग कर दिए हैं, तो यह जो आ गया अल्फ़ा बराबर RT माइनस R0। अब यह जो परिभाषा यहाँ से अगर बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर, इसका नाम क्या बताया गया है, तो प्रतिरोध में वृद्धि। तो अब यहाँ से परिभाषा नोट कर लेंगे, बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब इसका जो परिभाषा क्या होगा, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना माना गया था, तो 1 ओम माना गया था। तो यदि किसी चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम हो तो 1 डिग्री ताप कितना माना गया था, तो 1 डिग्री सेल्सियस माना गया था। तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में वृद्धि होती है, इसके प्रतिरोध में क्या हो गया है, वृद्धि होती है। उस पदार्थ को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो प्रतिरोध ताप गुणांक का जो परिभाषा बनाया गया है, तो जो माना गया था उसी से ये परिभाषा को बनाया गया है। प्रतिरोध जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना माना गया था, तो 1 ओम माना गया था, और टेम्परेचर कितना माना गया था, तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया गया था। तो तब प्रतिरोध में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो उसे पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो प्रतिरोध ताप गुणांक का मान लगभग कितना होता है, तो अब यहाँ नोट कर लेंगे कि प्रतिरोध ताप गुणांक का मान लगभग प्रतिरोध ताप गुणांक का मान लगभग 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कितना होता है, तो 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं जो अज्ञात प्रतिरोध था, RT बराबर क्या था, R0 था, 1 था, प्लस था अल्फ़ा और क्या था, T था। तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे रख लेंगे 1/273। तो अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला लाइन बनेगा RT बराबर R0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस हो गया, अल्फ़ा को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे 1/273 हो जाएगा, और यहाँ बगल में क्या बनेगा, T हो जाएगा। तो यह किसका मान रखे हैं, तो यह मान जो है अल्फ़ा का मान है। तो अगला लाइन बनेगा यहाँ पर RT बराबर होगा, R0 हो जाएगा कोष्टक में, 273 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 273 का नाम 273 का गुणा, ध्यान दीजिएगा 273 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे नहीं, पहले 273 का गुणा 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा 273 प्लस हो जाएगा, और T में 1 का गुणा करेंगे तो यह T हो जाएगा। अब पूरे का बटा क्या होगा, 273 हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 273 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, तो 273 प्लस T बटा क्या होगा, 273 हो गया। तो यह जो है 273 और यह जो ताप है सेल्सियस में, दोनों को जोड़ दें तो कितने के बराबर होता है, तो परम ताप है, परम ताप बराबर क्या होता है, 273 प्लस जो है
टी, यह किसका सूत्र है? परम ताप का सूत्र होता है। तो याद रखिएगा टी, बड़ा टी जो है इसका नाम परम ताप है, और यह जो ताप है टी डिग्री सेल्सियस पे जो है सेल्सियस पैमाना पे ताप है। तो अब यहाँ टी व 273 प्लस टी है, तो इसको हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? आर टी बराबर होगा, आर जीरो हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे बड़ा टी होगा, बटा क्या हो जाएगा? 273 हो जाएगा। तो यह जो है एक नया सूत्र और बन गया अज्ञात प्रतिरोध का, और इसमें आर टी बटा 200 क्या है? 73 है। तो इस सूत्र का निगमन आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, अपने कॉपी में इसे नोट भी करते चल रहे होंगे। यदि नहीं नोट किए होंगे तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत सेल क्या होता है, वैद्युत सेल की परिभाषा क्या है, वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो वैद्युत सेल जो है बहुत ही आसान है कि वह उपकरण जो वैद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, वह सेल कहलाता है। तो यहाँ पर किसका परिभाषा बताना है? वैद्युत सेल का परिभाषा बताना है। तो कहेंगे वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा से, अब ध्यान देंगे वैद्युत सेल है तो इसलिए क्या लिखेंगे? रासायनिक ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है उसे वैद्युत सेल कहते हैं। कितना आसान है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत सेल कहते हैं। तो वैद्युत सेल का परिभाषा बहुत ही आसान है कि वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा से किस ऊर्जा में? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, उसे वैद्युत सेल कहते हैं। या इसकी दूसरा परिभाषा भी अगर लिखना चाहते हैं तो इसका दूसरा परिभाषा होगा सेल एक प्रकार की, यहाँ लिख लेंगे सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखते हैं। धारा के प्रवाह को क्या करते हैं? बनाए रखा जाता है, उसे सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेल। उसे वैद्युत सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत सेल कहते हैं। तो परिभाषा एक बार और समझेंगे जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए? समझ में आ जाए। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को क्या करता है? बनाए रखा जाता है, उसे वैद्युत सेल कहते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो वैद्युत सेल के प्रकार, वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो वैद्युत सेल जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ नोट कर लीजिए वैद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम जो है प्राथमिक सेल है और दूसरा का नाम जो है द्वितीयक सेल है। अब प्राथमिक सेल क्या होते हैं और द्वितीयक सेल क्या होते हैं? तो यदि आपको प्राथमिक सेल आपको याद हो गया तो समझिए द्वितीयक सेल भी आपका परिभाषा याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको परिभाषा में चेंज रहता है। तो अब यहाँ लिखेंगे
वे सेल जो पुनः चार्ज नहीं किए जाते हैं, ऐसे सेल को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। कितना आसान है। वे सेल जो पुनः जो है चार्ज नहीं किया जाता है, ऐसे सेल को क्या कहेंगे? प्राथमिक सेल कहते हैं। अब वे सेल जो पुनः चार्ज किए जाते हैं, जिसको चार्ज कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है दोनों का। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो शुष्क सेल है, लैप्लासे सेल है, मरकरी सेल है, ये क्या है? इसे पुनः जो है चार्ज नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ नोट करेंगे द्वितीयक सेल की परिभाषा। तो द्वितीयक सेल क्या है? वे सेल जो पुनः चार्ज किए जा सकते हैं, वे सेल जो पुनः क्या है? चार्ज किए जा सकते हैं, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो सीसा संचायक सेल है, क्षारीय संचायक सेल है। तो ये दो सेल जो हैं क्या हैं? इसे पुनः जो है चार्ज किए जा सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे सेल की परिभाषा क्या है, वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं। वैद्युत सेल दो प्रकार, प्राथमिक सेल